विहान कांतार गेट की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, जो चाकू लेकर उसकी पीठ पर हमला करने को तैयार था। वो चाकू विहान की पीठ तक पहुंच पाता इससे पहले विहान पलटा और उसका हाथ पकड़कर चाकू खींचकर फेंक दिया और उस आदमी को पीछे धक्का दे दिया। विहान ने उसे देखा। वो कंबल ओढ़े कोई बुजुर्ग आदमी लग रहा था। वो बुजुर्ग चिल्लाया, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, फिर से तबाही मत मचाओ। विहान को आवाज जानी पहचानी लगी। विहान ने पास जाकर उसका कंबल हटाया और सामने देखकर हैरान हो गया। बीनू काका। बीनू काका डरे सहमे हुए थे। विहान उनके सामने बैठ गया। बीनू काका, मैं हूं विहान, कोई नहीं है यहां। बीनू काका की आवाज में दर्द और घबराहट थी। विहान ने बीनू काका के कंधों को पकड़ा, लेकिन बीनू काका ने उसे झटक दिया। उनकी आंखें अब भी उस दिन की दहशत में खोई थी। नहीं, वो आएगा, वो सबको मार डालेगा, मुझे और तबाही नहीं देखनी है। बीनू काका की हालत देख विहान घबरा गया। उसने देखा कि बीनू काका की कमीज फटी थी, उनके हाथों पर खरोंचों के निशान थे और उनके चेहरे पर उस रात की तबाही की छाप साफ दिख रही थी। उसने बीनू काका का चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, बीनू काका, देखो मेरी तरफ, मैं हूं विहान, वो शैतानी छाया अब यहां नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बीनू काका की सांसें अभी भी तेज थी, लेकिन विहान की आवाज ने उनके डर को थोड़ा कम किया। उन्होंने कांपते हुए विहान की ओर देखा। विहान, तुम जिंदा हो? वो शैतानी छाया, उसने सब कुछ। उनकी आवाज टूट गई और आंसू उनकी झुर्रियों भरे गालों पर लुढ़कने लगे। तभी अचानक फिर से बीनू ने अपना चेहरा उठाया और विहान को घूरने लगे। उन्होंने विहान को तेज धक्का दिया और उठकर एक ओर भागने लगे। भागते हुए वो दीवार से टकराकर गिर गए। विहान उन्हें संभालने के लिए जैसे ही उनके पास गया, वो उठकर दूसरी तरफ भागे। क्या पाओगे तबाही मचाकर, छोड़ दो हमें। विहान ने जैसे तैसे बीनू काका को संभाला और उन्हें किनारे बिठाया। वो बुरी तरह हाँफ रहे थे। विहान ने देखा कि एक दूसरे कोने में एक मटके का फूटा टुकड़ा पड़ा था, जिसमें थोड़ा पानी बचा था। विहान ने उस फूटे मटके को उठाया और उसे लेकर बीनू काका के पास आया। आप पानी पियो। बीनू काका ने कांपते हाथों से पानी पिया, लेकिन उनकी आंखें अभी भी इधर उधर भटक रही थी, जैसे वो शैतानी छाया अब भी उन्हें ढूंढ रही हो। बीनू काका ने विहान की ओर देखा। उनकी आंखों में अब डर था, लेकिन कहीं न कहीं एक छोटी सी उम्मीद भी जाग रही थी। विहान, तुम विहान हो ना? तुम उसे रोक सकते हो क्या? विहान ने अपनी मुट्ठियां कसी। उसका चेहरा गुस्से और संकल्प से भर गया। हाँ बीनू काका, मैं उसे रोकूंगा। बाहर हवा की सनसनाहट तेज हो गई थी। टूटी दीवारों के बीच से बाहर की रोशनी बीनू काका और विहान पर पड़ रही थी। वो खंडर अब सिर्फ तबाही का गवाह नहीं था, वो विहान के संकल्प का साक्षी बनने वाला था। इधर सतापुर की बस्ती धुंध और ठंडी हवाओं से भरी थी। पहाड़ियों के बीच बसा ये गांव शांत लग रहा था, लेकिन धर्म और रोशनी के दिलों में तूफान मचा हुआ था। धर्म बार बार आंगन में टहल रहा था। उसकी चाल में बेचैनी थी और आंखों में चिंता की एक गहरी परत। रोशनी वहीं किनारे बैठी थी, अपनी हथेलियों को मसलती हुई। धर्म ने अपनी भारी आवाज में चिंता जाहिर की। वो अभी कमजोर है रोशनी, इस हालत में मंदार के सामने कैसे टिकेगा? अकेले मेघा को कैसे ढूंढेगा? उसके पास अभी न ताकत है न कोई योजना, वो सिर्फ गुस्से और दर्द से भरा है। रोशनी ने धीमी आवाज में कहा, पर उसके दिल में बहुत कुछ टूट चुका है कैप्टन। कभी कभी इंसान बाहर से नहीं, अंदर से कमजोर हो जाता है। धर्म की आवाज और ऊंची हो गई। मैं जानता हूं उसका दिल टूटा है, पर यह वक्त टूटने का नहीं है। मंदार कोई मामूली दुश्मन नहीं। अगर विहान को सच में उसे हराना है तो उसे फिर से अपनी सारी शक्तियां पानी होंगी। रोशनी ने अपनी बाहें बांध ली। उसकी आंखें नम थी। वो विहान के लिए गहरी चिंता से भरी थी। मैं भी जानती हूं कैप्टन, रोका तो था उसे, कहां रुका वो? किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने एक पल रुककर सांस ली और कहा, मुझे डर लगता है अगर उसे कुछ हो गया तो। उसकी आवाज में दर्द था और वो अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रही थी। मैं उसे खोना नहीं चाहती। धर्म ने उसकी ओर देखा। रोशनी की बातों में छिपा प्यार
उसे कुछ कुछ समझ आने लगा था। उसने धीरे से कहा, रोशनी, मैं समझता हूं, लेकिन उसे तुम्हारी ताकत की जरूरत है, तुम्हारी भावनाओं की नहीं। उसे अकेले नहीं छोड़ सकते। रोशनी ने सिर झटका, जैसे खुद को उस भावनात्मक कमजोरी से बाहर निकालना चाहती हो। रोशनी की आंखें नम थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी पीछे से किसी और के कदमों की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा। सामने रोशनी की मौसी थी। उनकी आंखें अनुभव और ज्ञान से भरी थी। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आवाज में एक गंभीरता थी। क्या बात है, दोनों क्यों परेशान हो? विहान के लिए? धर्म और रोशनी ने एक दूसरे को देखा और शांत खड़े रहे। मौसी ने फिर से दोनों को देखा, फिर सीधे कहा, अगर विहान अर्जुन है तो तुम दोनों को उसका कृष्ण बनना होगा। रोशनी और धर्म चौंक कर उनकी ओर मुड़े। मौसी आगे बोली, हर योद्धा अकेला नहीं लड़ता, उसे एक सारथी चाहिए होता है जो उसे सही समय पर सही रास्ता दिखाए। वो चाहे तुमसे नाराज हो या खुद से उलझा हो, तुम्हें उसके साथ चलना होगा। धर्म गंभीर हो गया, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। मैं कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन वो मुझ पर भरोसा नहीं करता। वो मुझे अपने दुख का जिम्मेदार मानता है। मौसी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, भरोसा टूटता है तो उसे फिर से बनाना पड़ता है। तुम्हारा काम है उसका साथ देना, ना कि उसका गुस्सा सहना। रोशनी ने मौसी की तरफ देखा, पर हम कैसे? हमें खुद नहीं पता कि वो अब क्या सोच रहा है। मौसी ने सिर झुकाया, जैसे कोई पुरानी बात याद कर रही हो। जब अर्जुन ने गांडीव रखा था, तब कृष्ण ने सारथी बनकर उसे याद दिलाया था कि वो कौन है। धर्म, तुम्हें वही करना है। और रोशनी, तुम उसकी भावना हो, उसकी वजह। अगर तुम दोनों उसके साथ खड़े रहे तो वो फिर से उठेगा, और जब वो उठेगा अपने लक्ष्य को भी पालेगा। धर्म मौसी की तरफ देखता रहा। धर्म मौसी की तरफ देखता रहा, फिर उसने धीमे से सिर हिलाया। ठीक है, चाहे वो मुझसे नाराज हो या खुद से, मैं उसके साथ चलूंगा। रोशनी भी बोली, और मैं भी। जब भी उसे मेरी जरूरत हो, मैं वहीं होऊंगी, उसकी छाया बनकर। आकाश में एक तारा टूटा, जैसे किसी ने ऊपर से वचन सुन लिया हो। इधर मंदार की उस काली गुफा में, जहां अंधेरा और रहस्य का साम्राज्य था, दीवारों पर नक्काशीदार तांत्रिक चिन्ह मशालों की मंद रोशनी में चमक रहे थे, और हवा में एक ठंडी भयावह सनसनाहट गूंज रही थी। गुफा के बीचों बीच वो विशाल शिला खड़ी थी, और उसके सामने मंदार बैठा था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी, उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी, जैसे वो किसी अनदेखे दुश्मन को कुचलने को तैयार हो। उसने शिला पर फैलाए काले कपड़े को ठीक किया, जिसके चारों कोनों पर काली मोमबत्तियां जल रही थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी गूंजती आवाज में पुराना तांत्रिक मंत्र फिर से पढ़ना शुरू किया। काल परिवर्तन नमः, भविष्य पूजनम नमः। आ जाओ भीष्मराज, अपने गुरु को दर्शन दो। अचानक शिला की सतह से नीली रोशनी फूटने लगी, और फिर धुएं और प्रकाश के बीच भीष्मराज प्रकट हुआ। उसकी आंखों में समय की झलक और होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। भीष्मराज ने मंदार की ओर देखा और गूंजती हुई आवाज में कहा, तेरे सवाल का जवाब लेकर आया हूं मंदार। तू पूछ रहा था ना, विहान कहाँ है? तो सुन, वो उसी जगह है जहां तूने तबाही मचाई थी, उसके कार्यस्थल पर, जो अब खंडर बन चुका है। मंदार की आंखें फैल गई। वो एक पल के लिए हैरान हो गया। वो जोर से चीखा, धत तेरी की, वो वहां है। तो फिर मैंने तुम्हें बेकार में बुलाया। मुझे लगा वो कहीं छिपा होगा, कोई दूर का ठिकाना ढूंढ रहा होगा। अगर मुझे पता होता कि वो उसी खंडर में है जहां मैंने सब कुछ तहस नहस किया, तो मैं कब का वहां पहुंच जाता। मंदार गुफा की दीवारों की ओर पलटा और अपनी मुट्ठी दीवार पर दे मारी। एक जोर की आवाज गूंजी, तुमने फिर बेकार का समय लिया भीष्मराज। तुम्हें बुलाने का क्या मतलब, जब बता ही देर से रहे हो ये। भीष्मराज मुस्कुराया, मतलब है क्योंकि समय का रहस्य सही समय पर खुलता है मंदार। मंदार की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों में एक बार फिर वही पागलपन झलकने लगा जो हर युद्ध से पहले उसके भीतर जागता था। भीष्मराज ने अपनी बर्फीली नजरें मंदार पर टिकाई। मेरी कीमत याद है ना?
101 हांडी ताजा मानव का खून। मंदार ने हंसते हुए जवाब दिया, 101 हांडी ताजा मानव खून के साथ उस खून को भी चखने को दूंगा जिसे मारने पर मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। बस वो कालवेद मेरे हाथ आने दो। भीष्मराज की परछाई धीरे धीरे धुंध में विलीन होने लगी और गुफा में फिर से सन्नाटा छा गया। मंदार अकेला रह गया और उसका चेहरा एक अंधकार भरी मुस्कान से भर गया। वो उठ खड़ा हुआ, उसका लबादा हवा में लहराया। ध्यान, तेरा अंत नजदीक है, जल्दी मिलते हैं। उसकी चीख गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज उठी, लेकिन इधर जागते रहो सिक्योरिटी कंपनी के खंडहरों में अब हल्की सी शांति थी। टूटी दीवारों और बिखरे मलबे के बीच विहान और बीनू काका एक कोने में बैठे थे। बीनू काका की सांसें अब स्थिर हो चुकी थी और उनका चेहरा थोड़ा शांत दिख रहा था। तब तक विहान ने अपने जादुई पुखराज के लॉकेट वाला पेंडुलम और वो छड़ी ढूंढ ली थी। ये उसकी खोई शक्तियों का हिस्सा थे, जिससे किसी चीज के सच और झूठ के साथ कहीं की दिशा का भी पता लगाया जा सकता था। और उन्हें देखकर विहान का मन थोड़ा संभल पा रहा था। हवा में राख की गंध अब भी थी, लेकिन विहान का इरादा और मजबूत हो रहा था। विहान ने बीनू काका के पास आकर पूछा, आप ठीक हैं? अब डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं हूं। बीनू काका की आवाज थरथराई। वो लेकर गया उसे। विहान ने हैरानी से पूछा, कौन? किसे लेकर गया है? क्या कह रहे हैं आप? बीनू काका ने एक कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, जब यहां तबाही मच रही थी मैं उस कोने में गिर पड़ा था, आधा बेहोश। मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था और फिर मैंने देखा विहान, तो शैतानी छाया से मंदार निकला, लेकिन वो इंसान जैसा नहीं था, वो धुएं जैसा था। वो कोई लॉकेट और साथ में वो मेघा को घसीट कर ले गया। बीनू काका की आंखें नम हो गई और उनकी आवाज टूटने लगी। मैं कुछ न कर सका, बस देखता रह गया। विहान की सांस रुक सी गई। उसने धीरे से कहा, मेघा मंदार के पास है। बीनू काका ने एक अजीब से डर के साथ आगे कहा, मैंने सुन रखा है उसके बारे में, बहुत खतरनाक है वो। मुझे नहीं पता वो यहां क्यों आया, लेकिन वो मेघा को अपने साथ कहीं ले गया। समय जैसे एक पल को ठहर गया। विहान की मुट्ठियां भींच गई। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भर उठा। उसने पुखराज वाला पेंडुलम उठाया और उसे स्थिर रखकर उस पेंडुलम से पूछा, क्या मेघा मंदार के कब्जे में है? वो पेंडुलम घड़ी की दिशा में घूमने लगा। मतलब हाँ। विहान के चेहरे पर एक चमक उभरी। उसने पेंडुलम अपनी जेब में रखा और बीनू काका की तरफ देखते हुए कहा, बीनू काका, अब जो मैं करने जा रहा हूं वो आसान नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूं मैं मेघा को वापस लाऊंगा। बीनू काका की आंखों में एक हल्की सी चमक आई। तुम जाओगे, लेकिन कैसे? तुम्हें तो पता भी नहीं कि वो कहां है। विहान ने गहरी सांस ली और फिर सीधा खड़ा होकर एक टक दरवाजे की ओर देखते हुए कहा, महेश भैया कहते थे अगर इरादे मजबूत हो तो मंजिल मिल ही जाती है। मंदार ने एक गलती की, मेघा को छूकर उसने मेरी आत्मा को जगा दिया है। अब मैं जाऊंगा उसकी दुनिया में और जो छीना है उसे छीन कर लाऊंगा। ये मेरी नहीं, अब ये मेघा की लड़ाई और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। विहान एक कदम आगे बढ़ा, अपने हाथ आसमान की तरफ फैलाए और विश्वास भरी आंखों से ऊपर की ओर देखते हुए गरजा, मैं अपने भाई को तो नहीं बचा पाया, पर मैं मेघा को बचाकर वापस लाऊंगा। मैं पृथ्वी और आकाश को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपनी बहन को वापस ला कर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे मंदार की लंका में जाकर विध्वंस ही क्यों न पैदा करना पड़े। विहान की प्रतिज्ञा के शब्द जैसे ही वहां के हवाओं में घुले, अचानक से आकाश पर काले बादलों का पहरा छा गया। तेज हवाएं बेकाबू हो उठी, चारों ओर धूल का तूफान सा उठ खड़ा हुआ। बचे खुचे खंडरों की दीवारें चरमराने लगी और एक के बाद एक जमीन पर गिरने लगी। भीतर कहीं टूटी हुई खिड़कियां आवाज करने लगी। जमीन से मलबा हवा में उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत हर चीज को हवा में उड़ा देना चाहती हो। बीनू काका की थरथराई आवाज आई, क्या मंदार वापस आ गया?
क्या मंदार विहान की जान लेने फिर से वापस आ गया था? क्या विहान अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर पाएगा? क्या होगा जब विहान और मंदार आमने सामने होंगे? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।